प्रयास किया कि आए हम एक होके इसका मुकाबला करें। हमने कहा कि हम इमरान को खुला मैदान नहीं देंगे, हम डट का मुकाबला करेंगे। और जब डट का मुकाबला हुआ तो फिर आपने देखा बाय इलेक्शन हो तो जीत आपकी, सेनेट इलेक्शन हो तो जीत आपकी। अब हमने फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च होगा। तो हमारा मार्च जहां हुकूमत वक्त के खिलाफ है वहां अदम एतमाद के हक में है। हमारा कुछ साथी जो पहले कहते थे कि अदम एतमाद नहीं लाना चाहिए, अब वो आपके पेज पे आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, फिर 8 मार्च को हम इस्लामाबाद में मिलेंगे, मिलके मुल्क और कौम के सामने हमारा मुतालबात भी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमला करने के पोजीशन में भी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, गवर्नमेंट मुखालिफ तहरीक हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। मुमकिना तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते मजीद तेज़ हो गए हैं और आज रात PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाने वाले आसिफ अली जरदारी के दरमियान एक अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च, गवर्नमेंट के इत्तेहादियों से राब्ते और हिमायत के इम्कानात समेत अहम मामलात पर मुशावरत की जाएगी। खबरें ये भी आ रही हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान कल मुलाकात होगी, जिसमें गवर्नमेंट मुखालिफ तहरीक को हतमी शक्ल दी जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप से अपोजिशन क़यादत की खुफिया मुलाकातों की भी इत्तलात आ रही हैं और साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को 25 से 30 अरकान असम्बली राब्ते में हैं और तहरीक अदम एतमाद की सूरत में अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। अपोजिशन जमातों ने रवा माह के आखिर में गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर रखा है। फरवरी का आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद कब आएगी, किसको टारगेट किया जाएगा, क्या तब्दीली का आगाज़ पंजाब से होगा या फिर विफाक से शुरू किया जाएगा? अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? इस सिलसिले में भी अभी तक कोई उस तरह का वाज़ेह प्लान जो है वो सामने नहीं आ सका है। हमारा सवाल इसी से की मुनासबत से होगा एक्सपर्ट्स के लिए। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि जब से ये मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, हम भी अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो अपोजिशन का हुकूमत गिराने का मिशन है, ये जैसे हम पहले भी बात करते हैं कि ये सिर्फ आनिया जानिया है, मिलना है, या एक कह लें कि अपोजिशन की तरफ से गवर्नमेंट पर प्रेशर है, या आपको लगता है कि इसका कोई अमली इक़दाम होता नजर आ रहा है आपको आगे? देखिए जी, बात सिंपल सी है कि अगर ये हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग आपस में मिलते जुलते होते और आनिया जानिया होती तो फिर ये इसके अंदर कुछ भी ना होता कि पहले भी कई दफ़ा मिल लिए, आपस में तो मिलते हैं, बैठते हैं, लड़ाई लड़ लेते हैं। तो इस दफ़ा जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनकी तरफ आना जाना दोनों सूरतों से चल रहा है, तो जो इस सिचुएशन को दिलचस्प भी बनाता है और काबिल ज़िक्र भी बनाता है कि हाँ जी, जो हम मुसलसल 2 हफ्ते से कह रहे हैं, कोई तो है कि ये सारे मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, बिठा रहे हैं इन्हें और चला रहे हैं। कभी किसी के भांजे की मुलाकात शुरू हो जाती है, जैसे मोहम्मद मियां सुमरो के भांजे की जिक्र आ गया, कभी GDA के कुछ और लोग आके शहबाज शरीफ से मिल के चले जाते हैं। ये भी GDA के ही पहलवान है मोहम्मद मियां सुमरो भी। लेकिन वो दौड़ जो लगी हुई है ना, वो ये है कि अगर ये बात सही है कि जी अदम एतमाद आनी है, तो हर बंदा अपने अपने उस केक में से शेयर को पूछ रहा है कि मुझे कितना मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, मुस्तकबिल की गारंटी वारंटी क्या होगी, आइंदा के जो आम इंतखाबात होंगे उसके टिकट्स क्या होंगे। तो गुफ्तगू अब इस लेवल पे हो रही है। फैसला तो कहीं पे भी जहाँ पे भी हुआ है हो चुका हुआ है। अमल कब होगा? वो तब होगा जब ये निटी ग्रिटी जो इन दिनों मुलाकातों में तय होती हैं, जैसे आज आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान की तरफ जाएंगे, लेकिन ये कह दिया गया कि जी ना तो मीडिया टॉक होगी, ना कोई बातचीत होगी, बल्कि हम आपको वीडियो दे देंगे कि जी वो आए हैं और चले गए हैं। यानी कि जी हम मीडिया के सामने ये शो भी नहीं करना चाहते, बल्कि संजीदगी के साथ तो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो अब कितने दिन इस तरह गुफ्तगू चलाएंगे, शहबाज शरीफ साहब कितने दिन मजीद इंतज़ार करेंगे और कराएंगे, क्योंकि बहुत सारी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से PMLN की तरफ से मुख्तलिफ लोगों के नाम लेके शुरू हो गई हैं।
और वो प्रेशर को ज़ाइल करने के लिए भी हो रहा है और प्रेशर को बताना भी है कि कुछ प्रेशर डाला जा रहा है। अब ऐसे में जब ये सिचुएशन हो रही है, वज़ीर आज़म रशिया का कसद किए हुए हैं और उन्होंने 2 दिन बाद रवाना भी होना है। ज़ाहिर है जब ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म रशिया जा रहे हैं और 11 साल पहले आसिफ अली ज़रदारी गए थे और जी। उसके बाद अब हम जा रहे हैं, कुछ 2 तरफ़ा मुआहिदों की भी बात होती है। तो ऐसे में बहरहाल टेम्परेचर को डाउन करना गवर्नमेंट की ही ज़िम्मेदारी होती है, जो मुझे सही। बिल्कुल डाउन करती हुई नज़र नहीं आ रही और क्या बनेगा नतीजा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तेज़ी बहुत है। सही जी, हाफिज़ ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें, गुजारिश ये है कि 3.5 साल तो गुजर गए और इस तरह की आनियाँ जानियाँ हमने पहले भी देखी हैं, अब भी देख रहे हैं। खान साहब भी और उनकी टीम भी, उनके साथी भी, उनके इत्तेहादी भी, वो सारे जो हैं वो इस सारे अमल को देख रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई तब्दीली ये ला सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने वाले जो हैं वो भी, आप उनकी बातें सुने ना ज़रा, क्या कह रहे हैं कि जी हम अदम एतमाद लाने को तैयार हैं, लेकिन कहीं से इशारे के मुंतज़िर हैं। और क्या है और क्या ये जो है वो अजीबो गरीब किस्म का एक खेल खेला जा रहा है और महरूम लोग जो हैं वो अपनी महरूमियों से, जिनके अपने घरों से अदम एतमाद हुआ है, वो खान साहब पर क्या अदम एतमाद करेंगे। बाकी सियासतदान मिलते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, मुलाकातें होनी चाहिए सियासतदानों की आपस में। और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये सारे तनाजुर के अंदर पाकिस्तान को दाखिली तौर पर इस तरह की सूरत हाल में, ये जो सूरत हाल बन रही है, कुछ चीज़ें आलमी तौर पर हो रही हैं। क्या कहीं इस सारे अमल के पीछे ये तो नहीं है कि पाकिस्तान की तवज्जो उन चीज़ों से हटाई जाए, पाकिस्तान उस तरफ तवज्जो ही ना कर पाए और फिर जब वो सब कुछ हो जाए तो उसका नतीजा तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा। तो ये मैं नहीं समझता लोकल कोई तब्दीली या कोई चीज़, ये आलमी तनाजुर में मैं आज सख्त जान को इधर उधर दौड़ाया मैंने, सही है। लेकिन चूँकि अब ठीक जी, हाफिज़ ताहिर साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ब्रिगेड साहब, आपको क्या लगता है अपोजिशन की संजीदगी को देखते हुए, अब चूंकि 2 हफ्तों से ज़ायद का वक्त हो गया है और लग रहा है कि अपोजिशन तरीके अदम एतमाद को लेकर संजीदा है, आपको लगता है कि ये महज मुलाकातें हैं या फिर कोई अमली तौर पर भी कोई आप देख रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी बन रही है अपोजिशन की तरफ से? सियासी माहौल तो बिल्कुल गर्म है, लेकिन बात यह है कि क्या ये आपस में सिंसियर हैं, क्या ये पॉलिटिकल राइवल जो हैं ये कुछ अर्से के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, और अगर ये अचीव भी कर लेते हैं तो उसके बाद कौन ड्राइविंग सीट पर होगा, कौन पीछे दुम पकड़ के चल रहा होगा और उस वक्त कौन किसकी टांग खींचेगा, ये भी सोचने की बात है। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की विजिट है। इस वक्त के जो मुल्की हालात हैं, क्या ये हम पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, अनस्टेबल करना चाहते हैं, और वी वांट अ वेरी स्टेबल, इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट, ताकि जो हमारे पर प्रेशर है, इधर से चाइना से हमारी मुलाकात हुई है, अभी रशिया जा रहे हैं, अमेरिका के हालात पता है आपके, उधर यूक्रेन के देखें, इसके फॉलोआउट किसके ऊपर आएंगे, पेट्रोल के ऊपर क्या जाएंगे, फिर इंडिया अफगानिस्तान को देखें, तो क्या ये ऑपोजिशन डिलीवर कर सकती है? क्या उन्होंने कोई ऐसी बात बताई है कि जी हम आके 1 साल के लिए पाकिस्तान में रेवोल्यूशनरी चेंज ले आएंगे, आवाम को सब कुछ खजाने खोल देंगे, जो लूट मार करनी कर लें और आवाम को खुशहाल कर देंगे, उन्होंने कुछ कहा? सेकंड ये कि क्या इस वक्त जो कुछ वो कर रहे हैं ये किसका नैरेटिव है, किसको फ़ायदा होता है, ये सोचने की बात है। और 1 साल रह गया है, इनको अगर गलती कर रहे हैं तो कोई किसी को परवाह नहीं कि पाकिस्तानी अवाम की महंगाई हो रही है, कोई ये बात नहीं है। दुनिया में पेट्रोल की महंगाई हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। इशू ये कि व्हाट डू दे वांट, और क्या पीपल्स पार्टी को अभी भी फिक्र है कि अगर असेंबलियाँ टूट गई तो वो बिल्कुल ये नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं इन हाउस चेंज। एक दे कांट अफोर्ड
अभी भी उन्होंने ओपनली पीपल्स पार्टी ने ये जो मुलाकात हुई थी इसमें कहा शहबाज शरीफ को जी कि हम असम्बलियात अली नहीं होना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट जनरल इलेक्शन, दे विल बी मिजरेबली लूजिंग दिस इलेक्शन, इसलिए वो इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पीएमएलएन में भी अभी डिवाइड है। सेकंड ये कि 1 साल के बाद क्या बोझ उठाएंगे, ये क्या करना चाहते हैं? मुझे तो ऑनेस्टली ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं और हम चाहते हैं कि खुद ही डिरेल करें डेमोक्रेसी को। आप एक सिस्टम चल रहा है 5-5 साल चलने दें, उसके बाद खुद ब खुद अवाम को फैसला करने दें, मैंडेट दे दें और वो फैसला कर लें किसको लेके आना है, किसको नहीं आना है, किसने डिलीवर किया, किसने नहीं डिलीवर किया। क्या ये अपने केसेस को छुपाना चाहते हैं? जो भी एक तैयार है रमजान शुगर मिल और मरियम नवाज का, वो भी केस तैयार है, क्या उसको बचाने की कोशिश है या जरदारी पीपल्स पार्टी अपने केसेस बनाना चाहती है? ये सारे सवाल को देख के आई थिंक लगता यही है कि टोटल ये प्रेशर टैक्टिक्स है। दे वांट कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गिवन कर दे, कोई रिलीफ दे दे, बट आई फील इमरान खान ऐसा करने वाला नहीं है और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। जी फैसल साहब। देखिए ये सूरत-ए-हाल चल रही है ना, जो हकीकी है गैर हकीकी, इसमें जो जेन्युइन खबर है ना वो जहांगीर तरीन साहब की जो है ना वो एक्टिविटी है जो हुकूमत के लिए भी जो परेशान कुन है। वो जहांगीर तरीन साहब की जो मसरूफियात है, उनकी मुलाकातें, उनके इजलास जो हैं, वो उस हद तक तो हुकूमत के लिए जो है वो परेशान कुन सूरत-ए-हाल है। अगर हुकूमत के अराकीन में कोई बगावत हो जाती है और जहांगीर तरीन साहब कोई बड़ा ग्रुप बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो सूरत-ए-हाल में जो है तब्दीली जो है वो आ सकती है। इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस है ना वो बड़ी अहमियत का हामिल है। पूरी दुनिया की नज़रें जो है ना इस दौरे के ऊपर है। इस दौरे को सिर्फ 2 मुल्कों का एक रिवायती दौरा नहीं समझना चाहिए। अगर कोई नया ब्लॉक बनता है, जिस तरह की ब्लॉक की बात की जा रही है, दुनिया की हैयत भी तब्दील होने जा रही है। दुनिया ने इस दौरे पे जो है वो बड़ी नज़र रखी हुई है। इस दौरे के असरात जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर भी आ सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के जो सियासतदान है ना वो बड़े, उनमें बास लोग बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत दूर तक निगाह रखने वाले लोग हैं। तो वो इन हालात को भी कैश कराने के लिए पेशगी जो है वो अपनी हिकमत अमलियाँ बना रहे होंगे। लेकिन इस वक्त की जो एक्टिविटी है ना, यकीन करें कुछ भी नहीं है। भाई बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये तहरीक एतमाद के लिए, और तहरीक एतमाद के लिए कौन सा लॉन्ग मार्च कर रहे हो आप? जाके तहरीक एतमाद जमा करा दें। अच्छा, अगर इस हुकूमत को गिराना ही मकसूद और मतलूब है, यकीन करें हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, आज अपोजिशन इस्तीफे दे दे, ये 24 घंटे के अंदर ही हुकूमत, 24 घंटे के अंदर ही हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। नहीं है इनको गिराना मकसद इनका। अच्छा, फिर ये जितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या मुस्लिम लीग ये चाहेगी कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पीपल्स पार्टी का बन जाए? भाई ये चीज पीपल्स पार्टी को सूट कर सकती है, मुस्लिम लीग को कैसे सूट करेगी जो इतने एक बड़ी बुरानी कैफियत में रही है? तो वो एक बुरान से निकल के अपने लिए जो है एक और बड़ा कुआं खोद के उसमें खुद ही छलांग लगा देगी अपनी मर्जी से। ये तहरीक अदम-ए-एतमाद किसी तौर पर भी मुस्लिम लीग को पॉलिटिकली जो है वो सूट नहीं करती। इमरान खान से ज्यादा, ये बात को समझे, इमरान खान से ज्यादा अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होती है तो मुस्लिम लीग के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगी। अच्छा, पे इमरान खान जो बिल्कुल समझ ले सियासी तौर पे नाकाम हो चुके हैं, एक सियासतदान के तौर पे भी, एक वजीर आजम के तौर पे भी, एक सरबराह हुकूमत के तौर पे भी, तो भाई उनको एक सियासी शहीद बनाने की जो है वो क्या जरूरत है कि उनको आप सियासी शहीद बना के एक मजलूम बना के जो है वो अवाम में पेश कर दें? भाई इसकी कोई मंतक है? जिस मुल्क में लोगों की जो शऊरी सतह है वो हमारे और आपसे तो कोई पोशीदा नहीं है ना, तो यहाँ तो 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा लगता है। कल का जालिम जो है वो 24 घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर जो है वो मजलूम बन जाता है। तो भाई क्या जरूरत है इमरान खान साहब को, जब उनका इक़्तिदार जो है बिल्कुल एंड पर पहुंच चुका है। अब 6 महीने के बाद अगले इलेक्शन की तैयारियां शुरू होने वाली हैं, तो क्या जरूरत है उनको जो है अब वो आप ये सियासी शहीद बनाए? अच्छा, सारी बातों को छोड़े आप, ये वज़ीर आज़म की तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए जो है मुलाकातें हो रही है, भाई जो आप लोगों ने अलग अलग जो लॉन्ग मार्च की तारीखें या धरने की तारीखें दी हैं, पहले वो तो एक कर लो, वो तो पहले आप एक कर लो, वो एक नहीं कर रहे। अब बाद लोग अगर खुश हो रहे हैं इस एक्टिविटी पे, तो खुश होने पे तो किसी को नहीं। जो हालात इतने तनाव की कैफियत है उनमें अगर चंद हमारे साथी दोस्त खुश हो रहे तो होने तो अच्छी बात है। सही है। इतनी तनाव में किसी को किसी खबर से खुशी मिल रही है तो अच्छी बात है, उनको चेहरे पे खुशियां आ रही हैं, लेकिन ये खुशियां ऐसी हैं, मसनूई हैं, ये आपको बता रहा हूँ। ठीक जी इलियास साहब, देखिए अभी तो ये शुरू हुई पॉलिटिकल सरगर्मियों का, जो पहला एक राउंड शुरू हुआ था अपोजिशन का, अब ये दूसरा शुरू हो रहा है। आज भी मुलाकात हो रही है इस्लामाबाद में, जरदारी साहब मिल रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब,
कल जरदारी साहब की मुलाकात होगी शहबाज शरीफ साहब से। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे खुफिया मुलाकातें हुई, जहांगीर तरीन साहब से बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई, टेलीफोन पर बात हुई और इसके बारे में भी जो है लाहे अमल तैयार हुआ है, लेकिन अभी इसको बताया नहीं जा रहा। तो जाहिर है इस जो मुलाकातें आनी जानी हैं ये ऐसी वैसी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ होगा, लेकिन तैयार हैं। लेकिन ये भी नहीं चाहती अपोजिशन, ये नहीं चाहती अपोजिशन की जमातें इस बारे में यानी कि अपनी मुख्तलिफ राय रखती हैं कि ये गवर्नमेंट को सियासी शहीद ना बनाया जाए। तो गवर्नमेंट तो पहले ही चाहती है कि उनको कोई ऐसा एज मिले जिससे उनके अगले इलेक्शन में फ़ायदा हो। तो जाहिर है इस तमाम सूरत हाल में कोई एक और भी ऑप्शन जो ज़ेर गौर है वो देखा जा रहा है जिसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो। तो गवर्नमेंट भी उसके लिए तैयार है। सब अपनी इलेक्शन कैंपेन इस वक्त चला रहे हैं। जिस तरह लॉन्ग मार्च नहीं, ये इलेक्शन कैंपेन होगी, उसमें देखा जाएगा गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जाए, इतना प्रेशर डाला जाए कि गवर्नमेंट खुद ही छोड़ के जाए। तो फिर भी वो अगर ये नहीं देखना गवर्नमेंट तो चाहती कि वो उनको ऐसा किया जाए, सियासी शहीद किया जाए ताकि उनको ज़्यादा बेनिफिट हो, ताकि वो बताएंगे जी अब तो इकॉनमी पाँव पर खड़ी होने लगी थी। जो सूरत हाल है डिफरेंट, क्योंकि बयानात से तो अब यही आता है कि इकॉनमी पाँव पर फिर खड़ी होगी, वो 3 साल से खड़ी नहीं हुई, अब आके फिर कहते हैं खड़ी होने लगी है। तो ये जो सूरत हाल है, इस तो तमाम जो सूरत हाल है इसमें देख रहे हैं वो तमाम अपने ना जो सियासी पंडित हैं वो अपने दिमाग लड़ा रहे हैं इस वक्त कि वो किसी तरह क्या करें। लेकिन अपोजिशन जो है वो सारी एक हो रही है, लेकिन उनकी जो क्या कहते हैं लॉन्ग मार्च है वो एक नहीं हो रही। पैसे के पहले कह रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे, उस पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन बड़ा लेट हुआ। अब जो देखें अब क्या सूरत हाल है कि 1.5 साल रह गया या 1 साल के करीब है वक़्त है, इसमें क्या करते हैं? अगर करते हैं तो इनको क्या फ़ायदा होगा इसमें या तो है कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवा लिए जाएँ, तो उसमें इनको ये फ़ायदा है कि तमाम सबको बराबर मिल जाए एक, तो ताकि और बेहतर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। सही है, बिल्कुल जी। ये मेल मुलाकातें हैं, ये क्या इनका नतीजा निकलेगा, ये आने वाले दिनों में इसकी पिक्चर क्लियर होगी। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा पिका ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक है। हंगामी तब्दीलियों की वजूहात क्या हैं, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। उस कानून के ज़रिए जो तरमीम की गई है, जमाबंदी की कोशिश है। गलत खबर को बुनियाद बनाकर वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। कानून को मिसयूज़ किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस वक्त जब कंटेनर पे खड़े होते थे तो उस वक्त क्या मीडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा था उनके साथ? तो अगर उस वक्त जायज़ था तो आज अगर वो हक की बात करें तो उस पर किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। हम पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करेंगे। नाज़रीन, सियासी महाज राय के दौरान गवर्नमेंट ने एमरजेंसी में 2 अहम ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। पहला ऑर्डिनेंस इलेक्शन एक्ट से मुतल्लिक है, जिसमें तब्दीली करके पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन कैंपेन चलाने की खुली छुट्टी दी गई है। दूसरा ऑर्डिनेंस पीका एक्ट से मुतल्लिक है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया है और फेक न्यूज़ से मुतल्लिक तरमीम की गई हैं। अब सरकारी इदारों और शख्सियात पर तनकीद करना नाकाबिल ज़मानत जुर्म होगा और 5 साल जेल भी भुगतना पड़ेगी। लेकिन फेक न्यूज़ का तयन कौन करेगा और कौन सी झूठी खबरें होंगी, इस हवाले से कोई वजाहत नहीं दी गई, जिस पर एक नई बहस शुरू हो गई है और पीका ऑर्डिनेंस की भरपूर मुखालफत भी की जा रही है। अपोजिशन जमातों, सहाफ़ती तंजीमों और इंसानी हुकूक कमीशन ने ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने पीका ऑर्डिनेंस को अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पर तनकीद को बिला जवाज़ करार दे दिया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, क्योंकि सवाल तो ये भी पैदा होता है कि इतनी एमरजेंसी में ऑर्डिनेंस जारी करने की क्या वजूहात हो सकती हैं, फिर तजावीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया, पीका कानून में एमरजेंसी तब्दीलियाँ की गई। इन हंगामी तब्दीलियों की क्या वजूहात हो सकती हैं आपके ख्याल में? देखें, दो तीन वजूहात हो सकती हैं। एक तो इस वक्त जो एक कैंपेन चली हुई थी, जो एक दूसरे पे मत स्लॉगिंग हो रही थी, वो भी रोकना था। जो सोशल मीडिया पे बात थी, हर एक की पर्सनल इंसल्ट्स और उनके बाद फैमिलीज को कर देना। नंबर 2, आई थिंक दे आर मोर वरीड कि अगर इस वक्त जिस तरीके से ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स जलसे कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अगर इलेक्शन कोई भी इलेक्शन होते हैं, फॉर इंस्टेंस बाई इलेक्शन भी होते हैं, और उनके क्योंकि पीटीआई को ये डिसएडवांटेज है कि वो अगर वो कहीं भी उनके मिनिस्टर नहीं जा सकते, अपॉइंटमेंट होल्डर्स नहीं जा सकते, तो उनको कि वहाँ पर लीडरलेस जब जलसे होते हैं वहाँ उनको फौकियत नहीं मिलती है और अहमियत नहीं मिलती है। मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि उन्होंने ये एमरजेंसी में लेके आए, वरना तो इसको असम्बली में लेके जाते, बहस होती
और आई थिंक ये जनरली सबको ही सूट करना चाहिए था जी कि अगर जाना है तो सारे मिनिस्टर जाएंगे, सब पार्टीज के जाएंगे, नेक्स्ट पार्टी के भी होंगे, नहीं है तो किसी के भी नहीं होंगे। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन, बट आई थिंक अदरवाइज इनको इसको असेंबली में लेके आना चाहिए था, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए और इसको थ्रेशोल्ड करना। प्रॉब्लम पता है क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि हर बात के ऊपर जो भी गवर्नमेंट कोई बात करेगी इट हैज टू बी डिनाइड बाय द ऑपोजिशन, चाहे वो आप असेंबली में बात करें, आउट ऑफ असेंबली बात करें। तो एक जब क्लैश की पोजीशन हुई है तो अगर फिर गवर्नमेंट कोई चीज़ करना चाहती है दे आर हेल्पलेस टू गो फॉर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, जो कि अदरवाइज डिस्करेज करने के ये खास और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के आता है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन व्हाई दे वांट कि इसको किया जाए और उसको हम इन्फोर्स जल्दी कर लें। 3 महीने हो सकता है, 6 महीने जाए। इन द मीन टाइम इलेक्शन की जो गप उड़ी हुई है और जो हालात हो रहे हैं, अभी ये जाना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का जगह जाके जलसे भी करना चाह रहे हैं, जो कि हुकूमती पार्टी को नहीं करने चाहिए। उनको आवाम को डिलीवर करना होता है, उनको अपने एक्शन से दिखाना होता है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन व्हाई दे आर इन हरी। जी आमिर साहब। जी आमिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आमिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। आपको क्या लगता है हंगामी तब्दीलियों की क्या वजूहात हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए ब्रिगेडियर साहब जिन वजूहात में चले गए ना, ये बिल्कुल एक शिकस्त का खौफ है कि बल्दियाती इलेक्शन केपी में भी आ रहे हैं, पंजाब में भी आ रहे हैं, वरना क्या माजी की हुकूमतें जब थी तो उनके वज़रा भी इसी तरह बार किए जाते थे कि जी आपने अंदर नहीं जाना, ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार है। दूसरे, अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की वजारत इत्तलात के इजलास से बाइकआउट हो गया, वॉकआउट हो गया कि जी ये बिल्कुल जो मीडिया लाज बनाए गए हैं ये यकतरफा हैं और मीटिंग में रख के बात करने का मतलब सिर्फ ये था कि जी आप मीडिया पे कदगने लगाना चाहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बात पहले भी कर रही थी, गवर्नमेंट को अब भी करनी चाहिए, गवर्नमेंट का काम ही यही होता है। लेकिन जब आप आर्डिनेंस के जरिए कवानीन बनाएंगे, उनको नाफिज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब ह्यूमन राइट्स वाले भी कह रहे हैं, अब मीडिया की तमाम तंजीमों के मैं स्क्रीन पे टिकर देख रहा हूँ कि उन सब ने इसको कहा है कि ये गलत बात हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली अदालत में जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत ये अपील की जाए कि जी इसका आप सुओ मोटो लें, क्योंकि आइन के आर्टिकल्स जहाँ आज़ादी इज़हार राय की आपकी जिम्मेदारी बनाते हैं हुकूमत की कि वो मुहैया करेगी, ये इस तरह के कवानीन जो आर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर रहे हैं ये उसको पामाल करने वाली बात है। फेक न्यूज़ पे नहीं देखें, जो जर्नलिस्ट है ना उसको कोई इशू नहीं होता, हम खबर देते हैं और हम डट के खबर का सामना करते हैं कि हाँ जी हमने खबर दी है। और कोई भी रिपोर्टर जो जर्नलिस्ट है, ये जो घुस बैठी है ना, ये मसला उनका हो सकता है और ये बड़ा अरसे से चल रहा है। इसके ऊपर आप आए, बहस करें, बात करें, पार्लियामेंट में ले जाए, पार्लियामेंट की कमेटियों में डालें। प्राइम मिनिस्टर तक ने लोगों से मुज़ाकरात पहले किए हैं, तो एकदम जल्दी ये बताती है कि कोई परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, ये नहीं होना चाहिए। ये कोई कवानीन जैसे बनाए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, कौन बंदा कहेगा कि फेक न्यूज़ जनरेट करें, लेकिन फेक न्यूज़ पे तो हम पहले भी प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं, बिल्कुल, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आ जाती हैं जिसका फिर कोई दिफा भी नहीं होता। होना यही चाहिए कि इन कवानीन को फिलहाल जो प्रोमलगेट किए गए हैं आर्डिनेंस के जरिए इनको सस्पेंड किया जाए, मीडिया के नुमाइंदों से, तंजीमों से, इंसानी हकूक के लोगों से सबसे बात की जाए। और जैसे ये चाहे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर अपना आईनी रोल देखेगा कि क्या आर्डिनेंस के जरिए वो अपना साफ शफाफ किरदार अदा करने से रुक तो नहीं रहा, अगर वो रुक रहा है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। जी हाफिज साहिर साहब, देखिए फेक न्यूज़ तो एक दुरुस्त बात है, मुझे नहीं समझ आती कि इस पर इतना शोर क्यों है। अगर गलत खबर के ऊपर एहतसाब हो, अगर गलत खबर के ऊपर पकड़ हो तो उस पर इतना शोर क्यों है। आप जिसकी मर्जी इज्जत उछाल दें, यूट्यूबर बैठे हैं, जिसका दिल चाहता है जो चाहता है वो कह देता है। मैं तो खुद इसका कई बार निशाना बना हूँ और कोई पुरसान हाल नहीं होता। आपके यहाँ जो हद के इज्जत का कानून है क्या है, वो 15-20 साल केस चले और उसके बाद वो सॉरी कह दे, बात ख़त्म हो गई। सही। तो मैं ये तो फेक न्यूज़ पर जो है अगर इसमें सज़ा सख्त है या कोई इस तरह से है तो इस पे बात चलो की जा सकती है, लेकिन कानून तो होना भी चाहिए और मैं तो समझता हूँ बहुत सख्त होना चाहिए। यानी आप YouTube पर बैठ जाएं, आपने अपना मोबाइल ऑन कर लिया, कैमरा ऑन कर लिया, वीडियो ऑन कर ली
और आप जिसकी मर्जी इज्जत से खेल दें। सही है जी। फैसल साहब, देखिए ये जो फीका कानून है ना, बुनियादी तौर पे ये पूरी मीडिया को जो है ना फीका करने की जो है ना एक साजिश है। क्योंकि कोई भी हुकूमत हो ना, उसको जो है ना एक जो क्या कहना चाहिए, एक चलता हुआ मीडिया जो है ना, एक बिल्कुल रोशन ख्याल मीडिया, वो बातें ही नहीं है। भाई आप ये तय कैसे करेंगे कि कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी खबर झूठी है? यहाँ तो जो चीज़ आपकी तबीयत को नागवार गुजरे, आपकी तबीयत पे गिरा गुजरे, आप उसको जो है वो गलत कहना शुरू कर देते हैं। इतना अभी जो पिछले दिनों हंगामा हुआ एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर, वहाँ तो कोई खबर नहीं थी, एक राय थी, तज्जिया था, तो वो तबीयत पे आपको हम कह रहे हैं गलत होगा, नहीं होना चाहिए, इस पर कोई ये डिबेट हो सकती है। लेकिन उस आपको तज्जिए को भी जो है वो उस पर कोई इल्ज़ाम लगा के जो है उसको बंद कर दें। अब ब्रिगेडियर साहब हमारे हैं, गुज़श्ता उन्होंने 3.5 साल पहले कहा था कि 6 महीने में तब्दीली आ जाएगी, नहीं आई, तो आप इनको इस बात पे झूठे इल्ज़ाम में क्या बंद कर देंगे 5 साल के लिए कि भाई 6 महीने में तब्दीली क्यों नहीं आई? देखिए इस बात का तयन करना, जहाँ इंतकामी सियासत जो है वो एक हमारा एक बड़ा मजबूत अंग हो सियासतदानों का, वहाँ इस तरह के कवानीन बनाना, और फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको ऑन बोर्ड ही लेने को तैयार नहीं। अगर आपके दिल में कोई चोट नहीं थे और आप जो है वाकई इस मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं और बाकी आपका मतम नज़र ये है कि इस मुल्क से झूठ का खात्मा हो, भाई ये तो कोई भी दुनिया में इंसान नहीं चाहता कि झूठी खबर नहीं छपनी चाहिए, अच्छी बात है नहीं छपनी चाहिए, लेकिन अगर आपका वाकई मतम नज़र ये तो उसके लिए आप कोई दानिशमंदाना तरीक़ेकार इख्तियार कर लेते, कोई समझदार तरीक़ेकार इख्तियार कर लेते। कोई यहाँ कोई डंडे का कानून चल रहा है कि आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना हुक्मनामा सुना दिया। अच्छा मज़े की बात देखें, बड़ी दिलचस्प बात है, वजीर कानून ने ये जो हुक्मनामा सुनाया, ये शाही हुक्मनामा जी, जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है वो पार्टी एमकेएम उसकी मुखालफत कर रही है, बोल रही है हम इस कानून को नहीं मानते। वो भाई नहीं मानते तो अपने वजीर कानून से पूछो ना, भाई ये क्यों सुनाया है, उससे इस्तीफा ले लो आप। ये इतनी भी आप में इखलाकी जुर्रत नहीं है, इतनी भी आप में हिम्मत नहीं है, ये मतलब ये हुकूमत है, एक मजाक कर रहे हैं। इस तरह के कवानीन जो है, ये कानून जो है ना, यकीन करें अगर 1.5 साल और चल गया, ये सबसे बड़ा जो है हुकूमत के लिए जो है ना एक गले का अज़ाब बन जाएगा। एक आखिरी बात कर दूं, ये अगर ये हुकूमती वज़रा और वज़ीर आज़म के बयानात कोई उठा लेना, सबसे ज्यादा इस कानून के ज़मरे में ये लोग आते हैं, अपोजिशन और साफी तो उसके बाद आते हैं, सबसे पहले तो ये खुद आते हैं। ठीक जी इलियास, अब पता नहीं गवर्नमेंट को इतनी जल्दी क्या थी कि ऐसा ऑर्डिनेंस ला के एकदम ये बताना कि जी यहाँ जी फेक न्यूज़ के बारे में जो है उसका तयन करना, उसके ख़त ख्वाल का नहीं पता कि किस तरह उनको पकड़ लेंगे, क्या करेंगे, किस तरह तयन किया जाएगा। ये तो जर्नलिस्टों ने तो खबरें देनी होती है, खबर देने के लिए मतलब ये नहीं कि उनको ये इस तरह के दबाव का, तो जाहिर है उनसे पहले चाहिए थी बातचीत करते, इसको असम्बली में जाते, इसको डिबेट करवाते, ताकि उसको लेके आते तो उसको कानून को सही तरह होता, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स लाए जाते। तो इस तरह तो नहीं ना एकदम ला के ऑर्डिनेंस ला के एकदम कि जी कोई बात ना कर सके। जाहिर है जब बात की है तो फिर वो चीज़ें, खबरें तो चीज़ें निकलेंगी, तो उसको इस तरह तो नहीं रोका दबाया जा सकेगा। तो जाहिर है उस पर बातचीत की जाएगी। गवर्नमेंट ने जो किया है उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह खुद ही करते हैं, खुद ही अमेंडमेंट्स वगैरह लाते हैं, खुद ही देखते हैं कि किस तरह इनको फंसाया जाए, किस तरह किया जाए। लेकिन ये एक तरीक़ाकार तो नहीं है कि इस तरह के आज़ादी राय के बारे में जो उसकी ज़बान को बंद करना, मुंह बंद करना, किसी के हाथों को रोकना, ये मुनासिब नहीं है। इसको तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बुरा जाना जाएगा। गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए कि ऑर्डिनेंस में कोई ऐसा नहीं है कि हाथ सबके बांध दिए जाएँ। इसको लिए तो ये है कि डिबेट करवाई जाती, पूछा जाता है कि किससे, तो उसके मुताबिक किया जाता। अब तो बिल्कुल एकदम गलत हो गया। सही है जी। ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा कराची से मुतालिक है। कराची में जराइम का बढ़ता तूफान कंट्रोल कैसे होगा, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कराची में जराइम का नया तूफ़ान शुरू हो गया है। स्ट्रीट क्राइम में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 50 दिनों में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और इन वारदातों के दौरान 13 शहरियों को जान से मारा गया। कराची में बढ़ते क्राइम को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले महंगाई और मौशी सूरत हाल से जोड़ते रहे, लेकिन जब तनकीद बढ़ी तो उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास बुला लिया, जिसमें यह फैसला किया गया कि स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए शहर भर में टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल है। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। आपके ख्याल में कराची में जराइम का ये जो बढ़ता तूफान है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये तो थोड़ा सा मीडिया में हाईलाइट हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि कोई
तूफान है। अगर मैं आप मुझसे एक जुमले में सवाल का जवाब मांगे ना, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इस वक्त कराची का जो कंट्रोल है ना, वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पास है। इस वक्त कोई हुकूमत नाम का यहाँ कोई वजूद नहीं है, ना सूबाई, ना वफाकी, ना किसी किस्म की कोई वजूद ही नहीं है। नाके लगा कर जो है ना डाके मारे जा रहे। कोई सुना कभी किसी शहर में ऐसा होता हो कि नाके लगा के 100 लोगों को लूट लिया जाता है? एक डाकू जो है वो 1-1 घंटे के नाके लगा रहे हैं शहर के अंदर। आप यानी कि अब इस वक्त हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, या हमारे घर के मर्द कहीं नौकरी करने जाते हैं, या हमारे घर की औरतें ये सौदा सर्फ लेने जाती हैं, तो बाकी लोग दुआएं कर रहे होते हैं अल्लाह ताला किसी तरह खैर आफियत से वापस आ जाए। आप इस बदनसीबी तो देखें, हमारी बदनसीबी है कि हर बुराई, दुनिया की हर बुराई जो हमारे नसीब में लिख दी गई है, शहर के लोगों के नसीब में लिख दी गई है। यानी कि हम इस पर कराची में किसी भी हवाले से, चाहे वो सहूलियात के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, इस वक्त इस शहर के लोग दुनिया के बदतरीन शहर के अंदर जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया के बदतरीन शहर के अंदर, क्यों हमारा नसीब है कि हम दुनिया के बदतरीन शहर में जिंदगी गुजारें। हमें किस बात की जो है वो सजा दी जा रही है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई करने को। एक आखिरी बात कर दूं, इस्लामाबाद में, लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बन गया, उससे पहले मंसूबा कराची में कागजों में शुरू हुआ था, आज तक कागजों में मौजूद है, कागजों से बाहर ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? मामला तय नहीं हो पा रहे। ये कोई ये हुकूमत करने के तरीके। ब्रिगेडियर साहब, दुआ बिल्कुल सबसे बड़ी बात है सेफ सिटी के कोई वजह है सवाए पैसे अगर 10, 15, 20 बिलियन डॉलर रुपीस भी लगे और कराची सेफ हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील। एक तो सबसे बड़ी बात है कि क्यों नहीं हुआ। आई थिंक द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। नंबर 2 इसमें है कि आप मेरिट पे पोस्टिंग नहीं करते। SHO, DSP, SSP पोलिटिकल MNA MP अपने एरिया में अपनी मर्जी के लगाते हैं और वो फिर वहाँ पर वो किसी को जवाब देनी होते हैं। दिस इज वन सेकंड रीजन। नंबर 3 है कि जिस SHO, DSP, SSP के एरिया में इतने बड़े क्राइम हो रहे, किसकी अकाउंटेबिलिटी हुई, किसको पूछा गया, किसको सस्पेंड किया गया, वो नहीं किया जाता। और सेकंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये जब तक चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, कराची के हालात ठीक नहीं हुए, ये बहुत सीरियस हुआ हुआ हालात। कभी नहीं वाकई होता कि 100 लोगों को इकट्ठा लूटा जाए, कोई 115 वाले और कॉल करते रहो, कोई नहीं। द मीन्स कि पुलिस मोस्ट लाइकली इज इन्वॉल्व विद देम। जी आमिर साहब, देखें बात सिंपल सी है जी कि जब तक आप नहीं करेंगे कोई काम नहीं हो सकता। देखिए ना, अगर आप कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, जहां आपको अरबों रुपए खर्च करने हैं वहां बहुत से करोड़ रुपए ताजिरों ने आज खुद कैमरे लगाए हुए हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता कि सिर्फ स्टेट ही कर ले। आप तमाम एंटरप्रेन्योर्स को जो आबाद है, दूसरी साइट वाले हैं, इन सबको मिला के खर्चा ले सकते हैं कि आप अपने अपने कैमरे लगाएं, अपनी अपनी सोसाइटियों में भी रखें और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में भी हो, तो बहुत कम खर्चे पे बहुत जल्द एक ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है। लेकिन बात शर्त वही है कि आप ये करना चाहते हो या शहरियों को लूटना चाहते हैं, फर्क इतना है। सही सही। इलियास साहब, कराची की वर्स्ट है। पहले भी इसी तरह की सूरत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, हर गली मोहल्ले में नो गो एरिया बन चुके हुए। तो उन इस सूरत हाल पर गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। जैसे देखें सेफ सिटी के प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने उधर कैमरे लगाने चाहिए थे, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स ठीक करना चाहिए थे, पुलिस अफसरान ऐसे लगाने चाहिए थे ताकि इनका देख के इसको रोकथाम करते, लेकिन कोई नहीं किया गया। लेकिन कराची के बाद लाहौर की भी सूरत हाल ही ऐसी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्राइम यहाँ भी, स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ चुका है कि यहाँ भी नो गो एरिया बन चुके हुए हैं। तो क्योंकि हर गली मोहल्ले में बंदा लुटता है, FIR ही नहीं करती पुलिस इस मसले जी में। सही है। हाफिज तार साहब, बस ये दुख की बात है जो कुछ कराची में हो रहा है। अब वज़ीर आला साहब से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप समझते हैं ये बेरोज़गारी की वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो पुलिस है सिंध में या सिंध के जो सलामती के इदारे हैं, आप उनको किस लिए आपने रखा हुआ है? लोगों को इजाज़त दे दें, फिर वो अपना खुद बंदोबस्त कर लें अपने तहफ़्फ़ुज़ का, अगर आप इतने आजिज़ आ गए हैं। जी हाफिज़ साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहरहाल सिंध हुकूमत को अब संजीदा एक्शन लेना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक कीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।